Simania Pehlag, today we have with us a man who has spent decades of service to the nation, wearing the khaki with pride and compassion. He is also an author of books like Khaki Mein Insan and Cyber Encounters. It's an honor to welcome him to the podcast today. Ladies and gentlemen, please welcome former Director General of Police Uttarakhand, Shri Ashok Kumar ji. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका. धन्यवाद जी. कैसे हैं थैंक आप? यू सो मच. आई एम वेरी गुड. सर शुरू करते हैं. मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जब हम उत्तराखंड पुलिस की बात करते हैं तो पहला थॉट या पहली इमेज या पहली मेमोरी जो आपके माइंड में आती है वो क्या है? बहुत सारे वो आते हैं पिक्चर्स. ठीक है, सबसे पहले मैंने उत्तराखंड पुलिस को ना बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रिएट किया मैंने यहाँ का. जब हम यूपी से यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ तो थाने नहीं थे, चौकियाँ नहीं थी, ऑफिसेज नहीं थे, घर नहीं थे. तो उस सब को मतलब उत्तराखंड पुलिस जो एक अंडर रिसोर्स थी. आज की तारीख में बात करें तो उत्तराखंड पुलिस देश की सबसे स्मार्ट पुलिस में से एक है, सबसे टेक सेवी पुलिस में से एक है और पीपल फ्रेंडली पुलिस है. तो उत्तराखंड पुलिस की हम बात करें तो मेरे नज़रों में ये 3-4 चीज़ें आती हैं कि एकदम से फिजिकली स्मार्ट लोग मिलेंगे आपको. बाकी जगह जाएंगे ना आपको जो पुलिस वाले लेथार्जिक और ढीले ढाले और ओवर वेट और जाने क्या क्या मिलेंगे. यहाँ की आप लेडी पुलिस को भी देखेंगे वो भी स्मार्ट मिलेंगे. मतलब सब के सब वेल ड्रेस्ड मिलेंगे, फिजिकली फिट मिलेंगे. ठीक है, एक तो ये है उसकी पिक्चर. दूसरी ये है कि मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ देम जो है दे आर क्वाइट वेल ट्रेन्ड एंड टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट. मतलब टेक्निकली बढ़िया लोग हैं. तीसरा जो है ना, मैंने कहा कि वो हमारा वर्कआउट रेट बहुत हाई है जो यूपी के दिनों में नहीं था. अब मुझे नहीं पता यूपी का क्या है, बट जब हम यहाँ पे रहे एज ए डीजी लॉ एंड ऑर्डर एंड डीजीपी तो वर्कआउट रेट हमारा लगभग 90% था. अब इमेजिन करो 90% केसेस को हम वर्कआउट कर रहे थे. इवन थेफ्ट को, जिसको लोग बाग मतलब पुलिस में इग्नोर करते थे, उस पे चोरी को, लूट को, डकैती को, तो चोरी तक में हम 70% पे थे. बाकी केसेस में डकैती में 100% थे, लूट में 90% थे, मर्डर में 90% थे. तो एक प्रकार से मोस्ट प्रोफेशनल, मोस्ट टेक सेवी और स्मार्ट पुलिस है उत्तराखंड. जैसे सर आपने खाकी में इंसान लिखी है तो वो उस बुक में हम बाद में आएंगे. पहले आप मुझे ये बताइए कि खाकी से पहले हु वाज अशोक कुमार? खाकी से पहले भी अशोक कुमार एक इंसान थे और अब भी एक इंसान है. ठीक है, सबसे पहली बात तो. दूसरी बात, क्योंकि मैंने उस किताब में भी यही दिखाने की कोशिश की कि अशोक कुमार तो अशोक कुमार ही रहेंगे. खाकी आ गई तो भी उनकी बेसिक नेचर वही रहेगी जो वो सोचते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग. तो वो सोच वैसे ही बनी रहनी चाहिए. वैसे मैं खाकी डोन करने से पहले बेसिकली मैं अगर देखें तो आई बिलोंग टू ए विलेज, गाँव से आया हूँ. और फिर अगर हम प्रोफेशनली बताएं तो आई वॉज एन IITian. मतलब मैं आईआईटी से इंजीनियर था, मैकेनिकल इंजीनियर. और अगर मैं खाकी में नहीं आता तो फाइनली कहीं ना कहीं किसी टेक्निकल जॉब में ही बैठा होता. उत्तराखंड पुलिस को ही मैं सेंटर में रखूंगी इस कॉन्वर्सेशन में. तो सर अभी की बात है, शायद पिछले महीने की बात होगी जब इलेक्शंस चल रहे थे. तो ये मैं रियल इंसिडेंट बता रही हूँ आपको. तो मेरी फ्रेंड आई हुई थी दिल्ली से और मैं उसको छोड़ने जा रही थी उसकी बस के लिए और हम स्कूटी पे थे. तो फाउंटेन चौक जो देहरादून की एक फेमस जगह है जहाँ पे अच्छा खासा रश होता है, तो वहाँ पे एक लड़के ने कट मारा अपनी बाइक से. तो अब रोड रेज तो होता ही है हर इंसान में, तो मैंने भी बोल दिया कि पागल है क्या ऐसे करके. तो उसने मुझे बहुत अनाप शनाप बोला इसी बात पे. तो मैंने उसको बोल दिया कि एक तो तूने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, ऊपर से हमसे बदतमीजी कर रहा है. तो वो मुझे कहता ओ तो तू मुझे अब ये बोलेगी, ये वो ऐसे ऐसे करके उसने बड़ी बदतमीजी करी. बट आई लेट हिम गो क्योंकि हमें लेट हो रहा था. अगर लेट ना होता तो मैं उसको वहीं पे बता देती. हम चले गए अपना. वो दोबारा आया और उसने ऐसे हमारी स्कूटी गिराने की कोशिश की और बहुत बुरे बुरे एक्शन किए जो मैं कैमरा पे नहीं बता सकती. तो मैंने उसकी गाड़ी का नंबर नोट किया, मैंने 112 पे कॉल किया. मैंने बोला मैं यहाँ से जा रही थी और मैं फुआरा चौक पे हूँ अभी. वो यहीं से गुजरा है, मुझे नहीं पता वो किस तरफ गया है. तो या तो आप उसको रिस्पना की तरफ ट्रैक कीजिए या फिर आप धर्मपुर की तरफ ट्रैक कीजिए. तो वो लेडी बोलती हैं कि ठीक है मैम हम आपको भी कॉल बैक करते हैं. आई वाज लाइक ओके. सो माई ब्रदर इज़ इन पुलिस, बट मैं सोचती हूँ कि पहले मैं अपने दम पे लड़ लूँ, जब नहीं होगा तब हेल्प ले लेंगे. या तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला कि भाई तू हमको छोड़ देगा क्या? तो उसने बोला कि तू गाड़ी ले जा ले. अब इलेक्शन चल रहे थे तो मैं गाड़ियाँ सारी बिजी थी,
क्योंकि मेरा भाई चुनावी मैदान में था उस समय। तो मैंने बोला कि तू छोड़ देना मुझे। तो उसने बोला कि क्यों, क्या हुआ? अब वो समझ गया, हो सकता है कुछ इंस्टिंक्ट हो। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा हो गया है और तू छोड़ दे हमको। तो वो आया, मैंने गाड़ी में बैठ के एप्लीकेशन लिख दी। मीनवाइल मुझे एक पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आ चुका था कि मैडम क्या क्या हुआ आपके साथ। तो मैंने बताया, तो उन्होंने बोला कि आप कैसे पकड़ेंगे उसको। तो मैंने बोला मेरे पास नंबर है उसका, गाड़ी का व्हीकल नंबर। मुझे कहते हैं बेहतरीन, ये काम किया ना आपने, महिला शिक्षित महिला वाला। तो मैंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि 10 बज रहे हैं, आप अभी आ जाइए, और अगर आपको लगता है कि दिक्कत है तो कल सुबह आ जाइए। सर मुझे तो नींद ही ना आती अगर मैं रात को ना जाती तो मैंने अपने ब्रदर से बोला कि हम अभी चल रहे हैं, आप मेरे साथ चलो और हम चलते हैं। तो फौरा चौक से बहुत अंदर घुस के एक चौकी है छोटी सी, हम वहाँ गए। तो सर पहले ना वो मुझे मैडम मैडम बोल रहे थे, बट जैसे ही उनको पता चला कि मेरे साथ मेरा भाई आया है, उन्होंने सलाम ठोका एंड ही वाज लाइक गुड़िया। एकदम से टोन चेंज हो गया। एंड सर रात ही रात उन्होंने ट्रैक किया और सुबह हमें बुला लिया और तबीयत से इलाज कर दिया उस लड़के का, गाड़ी कर दी सीज। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे मेरे साथ किया उन लोगों ने, इतनी जल्दी मेरे को जस्टिस दिला दिया और जल्दी से ट्रैक करके ये वो, और मैडम से गुड़िया पे आ गए, विच इज़ अ गुड थिंग। तो सर ऐसा हर महिला के साथ करें तो? कि यही हमने किया है, पूरी उत्तराखंड पुलिस को इसी तरह से ट्रेन किया है कि जो पुलिस है वो स्मार्ट एंड सेंसिटिव दोनों होना चाहिए। तो ये सेंसिटिव पुलिसिंग की निशानी है। Correct. इसी को मैं खाकी में इंसान बोलता हूँ कि महिलाओं के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, बच्चों के प्रति सेंसिटिव हुए, संवेदनशील हुए, उनकी समस्या को समझिए। ये जो 112 में लड़कियां लगाई है ना, ये मेरा आइडिया था। 112 मेरे टाइम में शुरू हुआ है। तो इसमें यूपी पुलिस ने क्या कर रखा था, बाहर से लोगों को आउटसोर्स कर रखा था। तो आउटसोर्स वाले रोज बदलते रहते हैं, तो उनसे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा ही नहीं। हमने सिखाया इनको, लड़कियों को, कि भाई देखो, आपको जो आपको कॉल कर रहा है कहीं ना कहीं पीड़ित है वो, तो उसको संवेदनशीलता से हैंडल करिए। तो ये धीरे धीरे और प्रोफेशनल होते जा रहे हैं और अच्छा कर रही हैं। इसी तरह 112 पे जो गाड़ियां हैं, आपने देखा होगा डायल 112 वाली, वो भी मैंने नंबर 100 गाड़ियां ले करके, और उनसे हमने पूरे स्टेट में जो है उनका जाल बिछाया हुआ है, तो जिससे हमारा रिस्पॉन्स टाइम बेटर रहता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, एक आध ओट केसेस आ जाते हैं जब पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं होता है, रिस्पॉन्स, और लोग शिकायत करते हैं, होते हैं, क्योंकि हमारी पुलिस में भी है नेगेटिव लोग। जी। बट आई एम सो हैप्पी टू नो कि आपका एक इतना पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ। यस सर। और हमने तो इसी इसी कॉन्सेप्ट से इसको खड़ा किया था, और यही उनसे एक्सपेक्टेड है। जी। और आपने किसी कोई नाम तो यूज किया नहीं था जी। जी सर, आप जैसे आपने 112 की जैसे बात करी, तो आपने एक रैंक और इंट्रोड्यूस किया था, एडिशनल एसआई का। तो उसके पीछे क्या आइडिया था? और यूके पुलिस की बात करें या यूपी पुलिस की बात करें, तो कहीं भी प्रोविजन है नहीं एडिशनल एसआई का, लेकिन आपने उसको एक डायरेक्शन दिया। उसके पीछे क्या आइडिया था, और पहचाने कैसे कि ये, क्योंकि उसके भी 2 स्टार्स हैं, एएसआई के और एसआई के भी, तो पहचाने कैसे कि कौन सा एएसआई है और कौन सा एसआई है? जहाँ तक मुझे याद है, उसकी एक उसका फर्क है, कोई यहाँ पे कोई शोल्डर में एक फर्क है, कि वो जो रेगुलर फुल एसआई है और जो एडिशनल एसआई है, उनके शोल्डर में कोई एक फीती या कोई एक लगाने का डिफरेंस है। और ऐसे ही कोई ना कोई एक डिफरेंस और है, मैं मेरे को एग्जैक्टली शायद उसका है लेनियार्ड का, लेनियार्ड ब्लू होगा कि ब्लैक होगा, तो ज़्यादा पता नहीं चलता है। और आइडिया क्यों आया था, आइडिया इसलिए आया था कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी उत्तराखंड पुलिस में, ग्रेड पे की। और ग्रेड पे की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही थी। हमने सरकार से बहुत ट्राई किया कि जवान चाहते थे कि भाई उनको एसआई वाला ग्रेड पे मिल जाए, सेकंड एसीपी के रूप में, जो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन होता है, तो वो 20 साल बाद मिलता है। तो उनका ये था कि हमें, चलो रैंक नहीं मिल रहा तो हमें कम से कम वो मिल जाए, ग्रेड मिल जाए। तो ग्रेड देने के लिए हमने बहुत जोर लगाया सरकार में। दोनों सीएम, पहले दूसरे सीएम थे, फिर दूसरे सीएम आए, सबके सामने जोर लगाया और हो ही नहीं पाया। गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा जो है ना आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती, और इसका व्यवहार जो है थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में जाएगा, तो एटसेट्रा एटसेट्रा करके एक बार तो हमने मुख्यमंत्री जी से घोषणा भी कराई 21 अक्टूबर को पुलिस लाइन में, पर वो इसके बावजूद भी लागू नहीं हो पाया। तो चूंकि ग्रेड पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हमने कहा देखिए सर, मुद्दा तो जेन्युइन है। तो सीएम साहब से, और जो उस टाइम की हमारी होम सेक्रेटरी थी राधा रतूड़ी, उन्होंने और हम तीनों ने मिल करके कहा कि और क्या इसके नेक्स्ट टू दिस, इसके अलावा जो भी सॉल्यूशन आप बताओगे वो मैं लागू कर दूंगा। तब हमने ये सॉल्यूशन निकाला कि जवानों की प्रमोशन फास्ट हो जाए, कम से कम उन्हें सम्मान की जिंदगी तो मिले।
भी 30 साल बाद भी हमारा कांस्टेबल जो कांस्टेबल का कांस्टेबल रहता है। तो हमने इस जो नई पॉलिसी आई है अब इसमें हर कांस्टेबल 15 साल के अंदर अंदर तो हेड कांस्टेबल बन जाएगा फ्यूचर में, और 30 साल तक एटलीस्ट एडिशनल एसआई जरूर बन जाएगा। तो एडिशनल एसआई से मिनिमम रिटायर होगा कोई भी कांस्टेबल, अनलेस उसके कैरेक्टर रोल में कोई नेगेटिव हो। तो ये एक इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया कि एडिशनल एसआई की तनख्वाह भी एसआई के बराबर हो और उसका काम भी एसआई के बराबर हो। हमने लिख दिया था भी 7 साल तक के सजा के वाले केसेज इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, चौकी के इंचार्ज बन सकते हैं। तो ये सारे काम आ गए उसमें। अ, सर जैसे आपने एनकाउंटर साइबर एनकाउंटर्स वाली किताब लिखी है, तो जब हम साइबर फ्रॉड की बात करते हैं या जो साइबर क्राइम्स फॉर दैट मैटर हो रहे हैं, तो मैं रियल लाइफ इंसिडेंट पे ही बात करूंगी। सो देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन जिसकी फोटोज वायरल कर रहा था एक लड़का, एंड दे वर लाइक नॉर्मल फोटोज, कोई ऐसे ऑब्सीन या आपत्तिजनक कुछ नहीं थी, बट शी डिड नॉट वांट कि वो वायरल हों। तो वो बार बार कर रहा था, तो वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन। मैंने बताया ना कि पहले मैं अपने दम पे कर लेती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है कि लगता है यहाँ नहीं हो पाएगा, तो वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन और किसी ने हमको सीरियसली लिया नहीं। तो पुलिस वाले ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन किया, एंड देन ही वाज लाइक कि मैडम क्यों कर ली फिर आपने फ्रेंडशिप, आप वयस्क हैं, आपको पता नहीं था लड़का फ्रॉड है। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग कि यार ये किस तरीके का सवाल मुझसे पूछा जा रहा है। सर बहुत परेशान हुए हम लोग। हमने बोला सर आप हमारी एप्लीकेशन लिखिए। एफआईआर तो उन्होंने क्यों ही करनी थी, शुरू में तो करता ही नहीं है कोई। तो हमने बोला एप्लीकेशन लिखिए। उन्होंने एक कांस्टेबल को बुलाया, महिला कांस्टेबल को। उनको एप्लीकेशन तक लिखने नहीं आई सर, मैं आपको ये बता दूं। इतने बड़े बड़े अक्षर लिखे ना उन्होंने जैसे भैंसें बांधी हुई होंगी। फिर हम गए कप्तान के ऑफिस, जब हमें नहीं हुआ कि चलो उधर चलते हैं, तो हमारी उनसे मुलाकात हुई, वो भी किसी सोर्स के थ्रू, क्योंकि ऐसे भी आप कप्तान के पास तो डायरेक्टली तो नहीं जा सकते। ये क्यों नहीं जा सकते, मेरे पास तो आज डीजीपी लोग आते थे। वो तो सर फिर आपकी खासियत है। तो हम जैसे गए तो हमने उनको बताया, सिर्फ एक ब्रीफ 5 मिनट में ख़त्म करी होगी हमने बात। एंड वो इतने, उस समय जो हमारे एसएसपी थे वो अरुण मोहन जोशी जी थे, एंड उन्होंने आते ही उनके फेस पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, और उन्होंने अपने जितने भी वहाँ पे थे उनको बोला कि मुकदमा करो इन पे, ऐसे करके। और सर बस उस मोमेंट के बाद पुलिस वाले जैसे गुड़ पे मक्खी भिन भिनाती ना, अरे मैडम 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 आप इधर बैठिए, मैडम आप पानी पीजिए, मैडम आप ये। तो अगर कप्तान पे ही हर बात ले जानी है सर, तो फिर आप कप्तान को ही रखिए ना, फिर इन लोगों को रखने की क्या ज़रूरत है। तो इस पे आप क्या टेक है आपका? ये मेरा टेक यही है कि जो पुलिस वाले रिस्पॉन्सिव नहीं होते तो उनको मैं अच्छे पुलिस वाले नहीं मानता। और वो किसी भी रैंक पे अच्छे पुलिस वाले मिल जाएंगे आपको, किसी भी रैंक पे पुअर मिल जाएंगे, बेकार या खराब पुलिस वाले। पुलिस की जिम्मेदारी है लोगों की हेल्प करना, उनकी ड्यूटी है, इसीलिए बने हैं वो। किंतु हर आदमी संवेदनशील नहीं होता। तो ये वही है कि आप ये सोचें, देखो सबके बिना तो काम चलेगा नहीं। अकेला कप्तान तो जिले में एक एक दिन में जिले में आप समझ लीजिए, मान लिया 20 थाने, यार थाने में 10 भी केस आए रोज के तो 200 केस आ गए, कप्तान कैसे हैंडल करेगा। तो टीम तो हमें चाहिए, पर टीम अच्छी हो ये कैसे सुनिश्चित हो। तो इसके लिए ना मैं तो कहता हूँ कि पुलिस के पास ट्रिपल पावर है। फर्स्ट इज पावर ऑफ यूनिफॉर्म, करेक्ट। ठीक। सेकेंड इज पावर ऑफ वेपन्स, हर आदमी को वेपन नहीं मिलता। वेपन के लिए तो पर वेपन किस लिए दिए हुए हमें? वेपन तो इसलिए देना कि हम क्रिमिनल्स के अगेंस्ट खड़े हों, टेररिस्ट के अगेंस्ट खड़े हों, इसलिए हमें हथियार दिया है। इसलिए नहीं कि लोगों को डराएं। ठीक है, तो दूसरी पावर हथियार की। तीसरी पावर क्या है? लॉ, कानून। यस। वी कैन लॉज एफआईआर, वी कैन अरेस्ट पीपल। तो कितनी बड़ी पावर है अरेस्ट करना या एफआईआर करना। तो इन तीनों पावर हमें किसी पीड़ित की मदद करने के लिए दी गई है ना, किसी को परेशान करने के लिए नहीं दी गई। बट वही एटीट्यूड का फर्क है। जो करेक्ट। अच्छे एटीट्यूड के पुलिस वाले हैं वो इन पावर्स का सदुपयोग करते हैं टू हेल्प पीपल, टू हेल्प विक्टिम्स। ठीक है ना। बट जो बदमाश पुलिस वाला वो इन्हीं को अपने इंटरेस्ट में यूज करता और है। फिर पुलिस का नाम खराब होता है। फिर पुलिस का नाम, क्योंकि अपने इंटरेस्ट में यूज करता है ना, फिर वो पैसा भी बनाएगा, लोगों को सताएगा भी, तो वो इसलिए पुलिस का नाम खराब होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पुलिस को तो मैं तो और अच्छे आदमी आने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास पावर नॉर्मल ना होकर ट्रिपल पावर है। तो उससे वो बेलगाम ना हो जाए और ट्रिपल पावर्स को पब्लिक इंटरेस्ट में यूज करे, सेल्फ के इंटरेस्ट में ना यूज करे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सर एफआईआर की जहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो एफआईआर जैसे अब मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जो जनता के दिमाग में है। वो ये है कि यार पुलिस वाले एफआईआर तो लिखते नहीं हैं,
तो इतनी चक्कर काट लिए, ये काट लिए, तो वो प्रॉब्लम क्यों है? क्या एक ऐसा है कि लिमिटेड क्राइम्स ही होने चाहिए, हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए, या हर किसी की एफआईआर करते रहेंगे तो इतना पुलिस पर्सनल कहाँ से लेके आएंगे? बढ़िया मुद्दा आपने छांटा है। पुलिस के जितने मुद्दे होते हैं ना पुलिस के अगेंस्ट, तो उसमें नंबर एक मुद्दा यही है जी। कि पुलिस एफआईआर नहीं करती। अब एफआईआर नहीं करने के दो तीन तो कह दें जिनको सो कॉल्ड जेन्युइन कारण है, पूरी तरह जेन्युइन तो कुछ भी नहीं होता, बट जो मजबूरी कह सकते हैं, और दो तीन जो है नेगेटिव कारण है। मैं सभी पे डिस्कस करते हैं। तो जो पहला जो आपने खुद कहा कि जो है ना क्राइम को लिखने से डरते हैं कि क्राइम नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि विधानसभा में भी ना जो भी अपोजिशन होती है, लोकसभा में विधान, वो कहते हैं इनके टाइम में क्राइम बढ़ गया। तो वो क्राइम नहीं बढ़ा इसको सिद्ध करने के लिए आंकड़े, ये आंकड़े विधानसभा लोकसभा में पेश होते हैं। तो ये गलत है ना। करेक्ट। सारी पार्टियों को जब समझ जाए कि भाई आंकड़ों में थोड़े क्राइम तो रियल पता चलता है, मतलब समाज में सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं, क्राइम कंट्रोल्ड है कि नहीं, ये समाज अपने आप बोलता है। जी। जिस शहर में 12 बजे लड़कियां खुलेआम सरेआम घूम रही हैं अकेले, तो वो मतलब क्राइम पॉइंट। फ्री शहर पॉइंट। है ना। तो वो आंकड़ों से सिद्ध करते हैं। तो ये जो कल्चर है यूपी में भी थी, ये उत्तराखंड में भी है, तो ये कल्चर खत्म होनी चाहिए कि जब आप थाने की परफॉर्मेंस, जिले की परफॉर्मेंस क्राइम के आंकड़ों से गिनने लगेंगे ना, तो वो रिटर्न क्राइम कर देगा, कम कर देगा, असली क्राइम नहीं, रिटर्न क्राइम। तो रिटर्न क्राइम तो वही आंकड़ों वाला है, तो इसलिए वो लिखने से डरता है। तो ये एक उसके उसके एंगल से जेन्युइन कारण हो गया, थाना अध्यक्ष के एंगल से ही विल लाइक टू कीप हिज नंबर्स लो। तो एक तो ये प्रॉब्लम है जो बहुत नेगेटिव है, इसको सुधरना चाहिए। और कभी भी क्राइम का असेसमेंट इन फिगर्स पे नहीं होना चाहिए, ये एक फर्स्ट कारण। किंतु आज भी विधानसभा तक, लोकसभा तक यही आंकड़े चलते हैं। दूसरा कारण, एक दूसरा बड़ा जेन्युइन कारण है, वो है मैन पावर का, और जो जितना इसमें हार्ड वर्क जाता है। एक बार एफआईआर लिखा गया ना, लिखी गई एफआईआर, एक बार लिखी गई तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। ये हर किसी को नहीं पता है। मतलब उसको 24 घंटे में कोर्ट भी जाना है एफआईआर को, चार्जशीट ऑटोमेटिक। फाइल होनी है। ना नॉर्मल भी जाना है, एफआईआर रजिस्टर हो गई तो उसकी कॉपी जाएगी, आगे भी जाएगी है। फिर जो है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो एफआईआर झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है। झूठी होगी तो खत्म हो जाएगी, फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी, सच्ची होगी तो चार्जशीट होगी। तो चाहे वो झूठा हो चाहे सच्चा हो, छोटा सा केस भी हो, कम से कम 50 पन्ने भरने पड़ते हैं दैट्स ट्रू। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। आप मौके पे गए, बयान लिए, मौके का नक्शा नजरी बनाया है कि भाई साइट का मैप बनाते हैं, वो सारे सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। फिर सैंपल लेना, फिर फोरेंसिक रिपोर्ट मंगाना, फिर ये करना, फिर तो इन्वेस्टिगेशन इज ए बिग जॉब। तो छोटे से छोटी इन्वेस्टिगेशन भी 40-50 पेज की है, बड़ी बड़ी तो 500-1000 पेज की भी होती है। तो इसका मतलब आपने एक एफआईआर की तो कितना सारा काम हो गया। एक सब इंस्पेक्टर पे इतने कम नंबर है हमारे यहाँ, अब तो एडिशनल एसआई आ गए तो इनका लोड बेचारों का कम हो गया होगा। हाँ, एक सब इंस्पेक्टर पे साल में 40-50 से भी ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो कितना काम करेगा वो। मैन पावर सरकार बढ़ाएगी नहीं, क्योंकि भाई ठीक भी है उनकी भी बात, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिमिट भी तो है ना, ऐसा तो है नहीं सारा। वित्त भार। हाँ, वित्त भार, वो वित्त भार भी पड़ेगा तो मैन पावर बढ़ाना वो नहीं है। तो इसलिए उससे वर्कलोड बढ़ता है। एफआईआर लिखी गई, वही वही अगर कंप्लेंट में रह गया ना मुद्दा, मान लिया कंप्लेंट आई, उसकी उसने जांच कर ली, दोनों पार्टियों को बुलाया, दोनों पार्टियों से सेटल भी हो गया, समझौता भी हो गया, 2 घंटे में सब चले गए। तो रिटर्न वर्क में एक पेज और आ गया बस समझौता, तो काम खत्म। और वो ये एफआईआर हो जाता तो उसमें 50 पन्ने भरते हैं। तो इसलिए भी जो है हमारे पुलिस वाले एफआईआर लिखना अवॉइड करते हैं। तो ये 2 कारण तो वो हुए जिनको हम थोड़ा बहुत जेन्युइन कह सकते हैं पुलिस के एंगल से, किंतु 2 नेगेटिव कारण भी हैं। जैसे एक है करप्शन, सीधा सीधा, कि पैसा ले लेंगे दूसरी पार्टी से तो एफआईआर नहीं करेंगे। और एक है इन्फ्लुएंस, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कह लो, राजनीतिक दबाव कह लो, कुछ भी कह लो, कि भाई इसके पीछे तो बहुत बड़े प्रभावशाली लोग हैं, इसके खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते हम। आप समझे। तो कहीं ना कहीं ये 2 नेगेटिव कारण है, इसको जरूर रोकना है। क्योंकि जो विक्टिम है, पीड़ित है, उसकी एफआईआर नहीं होगी तो कहाँ जाएगा बेचारा। तो आप प्रभावशाली आदमी के या पैसे के प्रभाव में आकर के अगर आप विक्टिम की एफआईआर नहीं कर रहे हो, तो आप अपने कर्तव्य के प्रति बहुत बड़ी वो कर रहे हो। बिल्कुल।
लापरवाही भी कह लें और एक प्रकार से वो भी है कि आप अपनी ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हो, मतलब इसके लिए तो आप बने हो, इसीलिए आपको वर्दी दी गई है। तो एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, उसमें नेगेटिव पॉइंट ये है करप्शन एंड इन्फ्लुएंस। ये एक पॉइंट हो गया। हाँ, और ये नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ। और दो उनके जेन्युइन रीजन है कि आंकड़ों के थ्रू क्राइम को नापना, और दूसरा बहुत सारा वर्कलोड है वर्कलोड, मैन और पावर आदमी नहीं कम है। है। यस सर, जहाँ जैसे कार्यभार की बात हो रही थी या फिर मैन पावर कम है, इसकी बात हम कर रहे थे, तो एक तो जब भी पुलिस थाने जाओ या चौकी जाओ, पुलिस वाले कुछ ना कुछ पर्चे भर रहे होते हैं सर ऑल द टाइम, और वो आपकी बात भी ढंग से सुनते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कितना काम है इन लोगों पे यार। और अभी हमारे घर के बगल में ही किसी के यहाँ चोरी हुई थी, तो इसीलिए हमारे यहाँ चौकी अभी न्यूली मतलब फ्रेशली इंट्रोड्यूस कराई गई है, क्योंकि पहले तो वहाँ राम राज्य टाइप था, अब काफ़ी होने लगा है हाल फिलहाल में। तो मैं उनके पास गई तो मैंने बोला कि यार इनके यहाँ ऐसे ऐसे चोरी हो गई है, आप सीसीटीवी फुटेज देखने क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि वो फ़ोन पे रिकॉर्ड करके लाए हैं तो उसमें वैसे ही ब्लर हो रहा है, आप उनके घर चले जाओ। मैडम प्रेसिडेंट आ रखी हैं, सब वहीं गए हुए हैं। तो मैंने बोला तो यहाँ कोई नहीं है, तो बोला कि नहीं। तो मैंने बोला फिर चौकी खुलवाई क्यों है तुमने, कहा किसके पास जाएं हम अब। तो जैसे इस बार प्रेसिडेंट आई अपने बर्थडे पे यहाँ पे, और 2023 की बात है 9 नवंबर की, तो उस समय भी प्रेसिडेंट आई थी, तो रिलायंस ज्वेल्स जो शोरूम है वहाँ पे लूट हो गई थी। तो सर जैसे कोई वीआईपी आ रहा है या दो प्रेसिडेंट आ रही हैं, तो सारी फोर्स अगर वहीं चली जाएगी, तो आपको नहीं लगता ये डकैती और आतंकवाद को एक न्योता है कि आओ और इसी टाइम पे कुछ कर चल जाओ, जबकि हमारे यहाँ सर इतने सेंसिटिव वो हैं, एरियाज हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इतने सारे। तो इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सारी फोर्स वहाँ चली जाती हो, पुलिस ओवरलोडेड तो है। हमारी एवरेज जो है ना, 1 लाख पॉपुलेशन पे लगभग 150 पुलिसकर्मी है देश में, जबकि जो और डेवलप्ड वो हैं जहाँ पे जो वेल पुलिस स्टेट्स, वहाँ 250-300 तक भी होता है नंबर। तो एक प्रकार से हमारी मैन पावर हाफ हो गई जितनी रिक्वायर्ड है। दूसरी क्या है ना कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है, ठीक है ना। उन हाई प्रायोरिटी में से लॉ एंड ऑर्डर भी एक है, भी कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं झगड़ा हो रहा है। उन हाई प्रायोरिटी में वीआईपी सुरक्षा भी एक है, उस हाई प्रायोरिटी में आपदा भी एक है। भी आपदा हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो सब जाएंगे ही जाएंगे। तो कभी कभी जो है ना, जो हाई प्रायोरिटी वाले एरियाज हैं उसमें पुलिस की ड्यूटी लग जाती है, जाना ही पड़ता है वहाँ, तो मैंडेटरी हो। तो फायर फाइटिंग, आग लग गई तो वो जानी ही पड़ेगी। तो इसलिए फिर बाकी चीज़ें जो है ना गौण हो जाती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले कैजुअलिटी होती है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन पे टाइम नहीं मिलता। इसलिए बेचारे फिर वो बैठ के पन्ने भरते रहते हैं, जो क्या मैं कह भरते रहा हैं था। सर वो? अपने वो केस डायरीज होती हैं, अच्छा। केस डायरीज भरते रहते हैं, क्योंकि फाइनली कोर्ट जाना उनके लिए कब करेंगे, फिर रात में करेंगे, कब करेंगे। तो वो अपना जो रिटर्न वर्क है, जो कोर्ट के एंगल से और अपना ऑफिस का जो रिकॉर्ड पूरा करना है उसके एंगल से करते रहते हैं, तो वो करते हैं वो लोग। ओके। तो सर जैसे प्रेसिडेंट आई थी इस समय, और उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एनआईवीएच के बच्चे उनके लिए हैप्पी बर्थडे का वो गा रहे थे, और वो शी गॉट इमोशनल, वो रो रही थी, बड़ा भावुक मोमेंट था वो। तो जब मैं उसमें कमेंट करने लगी, उसमें कुछ अच्छा लिखने वाली थी मैं, तो मैंने वहाँ कमेंट सेक्शन में देखा, तो लोगों ने लिखा हुआ था, क्योंकि देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी जो कभी खुश नहीं होता। तो उन्होंने लिखा हुआ था बड़े ब्रूटली कि ये मैडम यहाँ रो रही हैं अपने बर्थडे मनाते हुए, और हमको ट्रैफिक में रोना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें भी मैनेज हो जाएं और आम आदमी को भी वो चीज़ें ना झेलनी पड़े। देखिए, कोई उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, और कोई भी अच्छी पुलिस, सारी वीआईपी ड्यूटी में कहा जाता है कि ट्रैफिक को अनावश्यक ना रोका जाए, लंबे समय तक ना रोका जाए, लोगों को मिनिमम परेशान किया जाए। वीआईपी सुरक्षा महत्वपूर्ण तो है, भाई देश के प्रथम नागरिक हैं, तो उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। तो उसमें थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस तो होगी, पर कभी कभी अपनी ओवर डूइंग में पुलिस की उसी चीज़ को आधा घंटा रोक देती है। आधा घंटा ट्रैफिक रुक गया तो लोग ज़्यादा परेशान होंगे, 5 मिनट रोक के भी मेरा काम चल सकता है। आप समझ गए। तो उसको स्मार्टली और अच्छे से हैंडल करना ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई वीआईपी की मंशा थोड़ी है कि लोग परेशान हों। जी। हाँ, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब एक तरफ भई देश के प्रथम नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है, और दूसरी तरफ लोगों को ट्रैफिक में मिनिमम परेशानी हो, ये भी हमें इंश्योर करना चाहिए, और दोनों पॉसिबल हैं। इसके लिए उनको ज़िम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। जी। सर अभी कांवड़ यात्रा हुई थी, हुँ। और मैं मानती हूँ कि शायद कांवड़ की जो ड्यूटी होती है वो सबसे हार्ड होती है, जी, 15-17 की बिल्कुल, दिन की जो बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। हर एक पुलिस वाले को शायद 12 से 14 घंटे करना पड़ता है वहाँ पे काम। मिनिमम। हाँ। हुँ, तो सर उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आती हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी होती है। हुँ।
तो ये मैं पुलिस का दर्द बता रही हूँ आपको। तो पुलिस वाले की 12 से 14 घंटे होती है, जबकि पैरामिलिट्री की बात करें तो सर हर 3-3 घंटे में उनकी ड्यूटी चेंज होती है। उनको उनके ही डिपार्टमेंट से रिफ्रेशमेंट भी आता रहता है बराबर। जबकि यहाँ पे जो हमारे पुलिस वाले हैं या उत्तराखंड पुलिस है, ऐसा नहीं लगता आपको कि उनके साथ ये ज़्यादती है, या उनको क्या हम पानी की व्यवस्था भी नहीं करा सकते अच्छे से? देखिए, जो पैरामिलिट्री है या सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इवन पीएसी है, वो इस पैटर्न पे डिजाइंड है, सेक्शन वाइज, प्लेटून वाइज, कंपनी वाइज। तो वो एक दो में ड्यूटी नहीं करते, वो पूरा ग्रुप में ड्यूटी करते हैं, जहाँ हमें ज़्यादा बड़ी फोर्स की ज़रूरत होती है। एक पॉइंट तो इसीलिए वो अपने उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है। वो अपने साथ मेस लेके चलते हैं, जहाँ भी जाएंगे उनका मेस साथ जाएगा, तो वो अपने खाने पीने की व्यवस्था करते रहते हैं। दूसरा, सीएपीएफ तो कह देते हैं हम तो 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे, ठीक है, यू कैन नॉट फोर्स अस फॉर 12 आवर्स। तो फिर वो इस पे रहते हैं। तीसरा, वो 8 घंटे भी 2 बार में रोटेट कर लेते हैं आपस में। एक बार 4 घंटे कर गए, फिर जाके सो सा गए, फिर शाम को फिर रात को 4 घंटे कर लिया फिर। तो इस तरह से उनके 8 घंटे 2 बार में पूरे, तो एकदम से एक बार में कभी भी हैवी ड्यूटी नहीं होती। 3-4 घंटे 4 घंटे करके चले जाते हैं। पर स्टेट पुलिस पे मैन पावर कम है। आप सोचिए, पूरी पुलिस हमारी 27-28 हज़ार है, कांवड़ मेला में हमारे 7-8 हज़ार आदमी लगते हैं। तो वो आदमी भी तब है जब हम 2 शिफ्ट में लगा रहे हैं। जो ही हमने 3 शिफ्ट कर दी तो 12 हज़ार आदमी लगेगा। फिर आप वही कहेंगे कि देखो कांवड़ मेला क्या हुआ, यहाँ तो चमोली में तो थाने में एक सिपाही एफआईआर लिखने को भी नहीं है। आप समझ गए? तो हम बुलाते हैं सब जगह से, पर कितना बुलाएंगे? अपने इसी फोर्स में से तो आते हैं ना, ये आदमी कहाँ से आएंगे? तो इसलिए वो 2 शिफ्ट में लगाना पड़ता है। 3 शिफ्ट में तो लगाने की मैन पावर हम पे है ही नहीं। तो पहली तो बात तो 2 शिफ्ट में लगती है? हाँ, 12-12 घंटे के अच्छा, लगते हैं। दो ठीक है। शिफ्ट का मतलब है हुँ। एक एक पार्टी 12 घंटे, फिर जी, अगली पार्टी रात के 8 से 8, जी। रात को 8 से सुबह 8। तो 3 शिफ्ट में लगाते तो 8-8 घंटे की ड्यूटी पड़ती 24 घंटे में। तो इसलिए 2 शिफ्ट करना पड़ता है। ये तो पहली बात का आंसर हुआ कि हमारी मजबूरी है, हमारी मैन पावर ही नहीं है। हुँ। अब वो तो बाहर की फोर्स है, उनका हेडेक थोड़े है। हम तो अपने यहाँ की हमारा हेडेक है कि यहाँ के कांवड़ मेला को संभालें। तो इसलिए हमें ओनरशिप है तो करना ही पड़ता है। दूसरा जो इश्यू रहा खाने पीने का, पानी का, तो उसकी कोशिश तो हम करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको एक टाइम का खाना जो है, जब भी 8 घंटे ज़्यादा ड्यूटी है तो एक टाइम का खाना बाँटते हैं हर हालत में। कोई पूड़ी से सब्जी पैकेट, जैसे 8 बजे आएगा तो खा करके आएगा, रात को 8 बजे आएगा तो जाके खा लेगा। दिन का लंच चाहिए, तो दिन का लंच हम उनको बँटवाते हैं हर किसी को। और एक बात और है, कहीं न कहीं इसको कैसे भी समझिए, सिविल पुलिस है ना, जो स्टेट की पुलिस है, वो आपस के लोगों से भी फ्रेंडली होती है, उन्हें पता है। तो वहाँ भी आस-पास कहीं अपना खाना-पीना एडजस्ट कर लेते हैं वो, चाय-पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, ये मान के चलते हैं। और विभाग भी जो है, कम से कम 2 चाय और 1 खाने की व्यवस्था करता है। जी। तो सर पुलिस वाले लेकिन इस चीज़ में बदनाम है जनता की नज़रों में, क्योंकि आप देखिए फॉर ऑब्वियस रीजंस, जो 12 घंटे की नौकरी कर रहा है वो सोचेगा यार 12 घंटे झेलने हैं मुझे, वो सबसे पहले कुर्सी ढूंढेगा कि मेरे को चलो आराम मिल जाए थोड़ी देर। जो 3-3 घंटे ही कर रहा है वो चौकन्ना के करेगा, जो 12 घंटे ही कर रहा है वो तभी तैनात होगा जब उसका बड़ा अफसर आएगा। जैसे सेम वीआईपी ड्यूटी में होता है, जब वीआईपी सिक्योरिटी में जाते हैं तो 12 बजे अगर वीआईपी आ रहा है तो 6 बजे बुला लेंगे उन्हें, है ना? हाँ, ये गलत है। और हमको क्या लगता है, देखिए तो सोता ही रहता है, पुलिस का काम तो कुछ है नहीं, बस तोंद पसार के कुर्सी पे लेट जाओ। तो ये गलत है सर, मुझे लगता है कि बेसिकली हम कहते हैं वीआईपी ड्यूटी का नॉर्म है। मैं बताऊँ कि वीआईपी के टाइम से 3 घंटा पहले ड्यूटी खड़ी होनी चाहिए। मान लिया 12 बजे आ रहे हैं तो 9 बजे खड़ी होनी चाहिए, जिससे सब चीज़ें सिक्योर हो जाएँ, और फिर ड्यूटी के बाद खत्म हो जाएगी। 12 से 1 उनका रहा मान लिया, तो वो है। पर वो बढ़ते-बढ़ते लोग ओवर सेफ्टी लगा लेते हैं, 1 घंटा और पहले कर देते हैं, वो 1 घंटा सब नहीं, तक जब तक वीआईपी आता है एनर्जी ड्रेन हो जाती है तब तक उनकी, ड्रेन आउट हो और जाते हैं। फिर हम ये सोचते हैं काम नहीं करते। उतनी पहले नहीं लगनी चाहिए, बट एरिया को सिक्योर करने के लिए जी, जो वीवीआईपी है, जी। नॉर्मल वीआईपी तो आधा घंटे पहले भी खड़ा हो जाएगा। हुँ, जो सर्वोच्च सुरक्षा है, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी वगैरह, उसमें रिटन रूल्स हैं कि डी आवर से, द ड्यू जो डी आवर है, उससे 3 घंटा पहले, D-3 बोला जाता है, ओके, 3 घंटा पहले ड्यूटी खड़ी होगी। ओके, ये टेक्निकल टर्म है इसकी। नाइस। सर जैसे हम कांवड़िया की बात कर रहे थे, कांवड़ थी जैसे अभी, तो क्योंकि आप यूपीएससी मेंटोर रहे हैं, तो आप जो एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है उससे भी वाकिफ़ होंगे।
तो अभी ये सुनने में आया था और देखा भी गया था, विजुअल्स ऐसे आए थे कि जो एजुकेटर्स हैं उनको पुलिस भर भर के ले जा रही है और एक टीचर का तो हाथ ही तोड़ दिया था। वहीं अगर मैं कांवड़ियों की बात करूं तो इस समय कभी भी डीजे बजा रहे हैं, हालांकि उस पर रोक लगा दी गई थी, कभी भी डीजे बजा रहे हैं, वहाँ पे लड़कियां चढ़ चढ़ के अश्लील डांस कर रही हैं, दम मार रहे हैं, जो भी है। मैं फेथ और डिवोशन के खिलाफ नहीं हूँ सर, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप 100 लीटर्स ऑफ गंगा जल ले जा रहे हैं तो वो आपका पर्सनल फेथ एंड डिवोशन है। वो आप किसी को अपलिफ्ट नहीं कर रहे हो उससे, या किसी और का बेनिफिट नहीं है, लेकिन वहीं एक एजुकेटर जब एजुकेट करता है तो वो पूरे नेशन को अपलिफ्ट करता है। हम भी ऐसे बच्चे रहे हैं जो उन एजुकेटर से पढ़े हुए हैं। तो शिक्षा को आप मतलब कांवड़ियों पे आप फूल बरसा रहे हैं और जो एजुकेटर्स हैं उनको आप मार पीट रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है सर देश में? इन दोनों को हमें अलग अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि हर हर मुद्दा अपना अपने आप में अलग होता है। जो एजुकेटर है, अगर उसके साथ उसको अरेस्ट किया जा रहा है तो जरूर उसने कुछ ना कुछ कानून तोड़ा होगा, ऐसे तो करेंगे नहीं। अगर वो सड़क पे आया है, गलत उससे सड़क पे आया है, डिस्पाइट वार्निंग्स नहीं मान रहा है, ट्रैफिक रोक रहा है ना, आप समझे, जाम लगा रहा है, तो ऑब्वियसली फिर अरेस्ट होगा, क्योंकि उसके खिलाफ भी कानून है। आपकी बात को कहने के डेमोक्रेटिक तरीके हैं, लोकतांत्रिक तरीके। लोकतांत्रिक तरीके से कहिए तो फिर ना आपके पे एफआईआर हो सकती है, ना आप अरेस्ट हो सकते हैं, ना आपके साथ मारपीट हो सकती है। आप जब वायलेंट होते हैं या किसी को परेशानी पैदा करते हैं, जैसे मैंने कहा जाम लगा दिया आपने, तब जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी। ये तो पहले मुद्दे का आंसर है। दूसरा जो मुद्दा है कांवड़ियों वाला, उस पे उत्तराखंड पुलिस को पता है कि कांवड़ियों के रूप में कुछ लोग यहाँ हुड़दंगे भी आते हैं, जो गलत ढंग की हरकतें करते हैं, नशा भी करते हैं, डीजे भी बहुत लाउड बजाते हैं, और लोगों से बात बात पे उलझते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। करेक्ट। तो ये सारी बातें उत्तराखंड पुलिस के नॉलेज में है। मैंने तो 295 से कांवड़ मेले को मैनेज किया है। मैंने अपनी लाइफ में 12-13 कांवड़ मेले मैनेज किए वेरियस रोल्स में, एसएसपी, आईजी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी। तो हमने हर बार इन पे शिकंजा कसा है। लोगों को नहीं पता होगा, हर कांवड़ मेला में कम से कम 100 कांवड़िया जल जाते हैं उत्तराखंड में, कम से कम। लोगों को पता नहीं चलता, तो वही तो नहीं पता क्योंकि हम सर। ग्रुप में नहीं बताते ना। फिर वो हाँ। उन्हें तो फिर और एग्रेसिव हो जाएंगे। हाँ करेक्ट, यस, यस। हम क्या करेंगे, दो दो लोग पकड़े गए, एक्सीडेंट करके भागे थे, मान लिया पकड़े, तो दूसरे थाने पकड़ के उनको जेल में डाल दिया। तो बाद में उनके माँ बाप को सोचते हैं कांवड़ घूम रहा है, उनको पता चलता है हफ्ते 10 दिन बाद। फिर वो सारी प्रक्रिया उन्हें पूरी करनी पड़ती है। अब उन्हें समझ आता है कि पुलिस छोड़ेंगे तो नहीं आसानी से, सर वो भादरा तो बाद एक्शन होता है उन पे, एक्शन होता है। मैंने कहा मिनिमम 100 बोल रहा हूँ। और ये भी बता दूं, लोगों को पता नहीं, कम से कम भी हर मेले में 10-20 कांवड़ियों की डेथ भी होते हैं, कोई डूबने से, कोई एक्सीडेंट से। और हम करीब करीब 300-400 को बचाते हैं, पर 10-20 फाइनली तब भी चले जाते हैं, क्योंकि रैश ड्राइविंग करते हैं, कई बार गलत जगह पे नहा लिए तो डूब गए, तो जहाँ पुलिस भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो ये चीजें पब्लिक के सामने आती नहीं है, क्योंकि हमें लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना होता है ना। अगर कोई एक्सीडेंट से कांवड़िया की डेथ होगी, हम उसको भी जल्दी जल्दी वहां से हटा देते हैं, क्योंकि वो सीन पे रहेगा तो और फिर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। और एक्सीडेंट तो उनकी गलती से भी होता है, दूसरे की गलती से भी होता है। कई बार आपने देखा होगा एक्सीडेंट में तो कांवड़िया भी तो इंसान ही है ना। जी। सर जैसे ऐसे जैसे कांवड़ियों के इंसिडेंट्स पता चलते हैं ना, जैसे अभी एक ढाबा तोड़ दिया था, गल्ला भी लूट लिया था, और लास्ट ईयर तो आई थिंक बहादराबाद में वो सीईओ थे ना शांतनु पराशर, उनकी भी एक्सीडेंट करके टांग में लग गई थी। तो उस समय जब हमारे पास ये आंकड़े नहीं आते या ये चीज़ें नहीं आती बाहर, तो हमें लगता है इनकॉम्पिटेंस है उत्तराखंड पुलिस का, या पता नहीं क्या हाथ बंधे हुए हैं कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये है कि हमें पेशेंस जरूर सिखाते हैं कि भाई अपना धैर्य नहीं खोना है, और पेशेंस बनाए रखना है, हमें फर्स्ट अटैक बिल्कुल नहीं करना है, और उनके एग्रेशन को भी पेशेंस से संभालना है। ठीक है, वो जरूर सिखाते हैं, बट जहाँ जरूरत पड़ती है फोर्स का यूज होता है। और हम लोग उनको मतलब एज ए ग्रुप भी अरेस्ट किया हमने, और इंडिविजुअल तो लगातार होते ही रहते हैं। जैसे मैंने कहा, इंडिविजुअल में तो कोई इशू ही नहीं है। ओके। सर जैसे पुलिस की हम बात करते हैं तो लगता क्या है भी कि सिविल पुलिस जो है वो कानून के बारे में सब कुछ जानती है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होती है। हाँ। फिर हम एलआईयू की बात करते हैं तो उनका भी मुझे समझ आता है। जो सर पीएसी में होते हैं तो हमने तो उनको सिर्फ ऐसे ही देखा है कि दाहिने से दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़, इसके अलावा उनका क्या काम होता है? नहीं नहीं, उनके बहुत सारे काम होते हैं। सर उनको लेकिन कानून का कुछ नहीं पता होता। उनको एक्चुअल में बहुत कम पता होता है। सबकी पढ़ाई के दौरान पढ़ाया जाता है 20-30%, बट वो बेसिक ही पढ़ाया जाता है उनको। बेसिकली पीएसी इज फोर्स, है ना। जब
पुलिस बल को यूज करने की जरूरत पड़े, एक ग्रुप ऑफ फोर्स है वो, तो उस टाइम में उसको यूज किया जाना है, आप समझे। तो पीएससी बेसिकली वहां लगाते हैं जहाँ झगड़ा हो रहा हो, जहाँ दंगे हो रहे हो, जहाँ हमें क्रिमिनल को पकड़ना होता है, ऐसे ग्रुप, मुझे 10 आदमी चाहिए पुलिस वाले, तो पीएससी का एक सेक्शन लेके चलते हैं हम, ठीक है ना। तो वो एक प्रकार से पुलिस की आर्म्ड पुलिस है वो, हमारे वो जिसे कहना पावरफुल ब्रांच है, तो वो फोर्स यूज करने के काम आएगी। उसको दिमाग कम यूज करना है, दिमाग तो ऐसे फोर्स यूज करने में भी होता है, किंतु वो जो कानून वाला दिमाग है, लिखा पढ़ी का काम है, जो आप कहते हो लिखते रहते हैं, वो सिविल पुलिस का है। तो ये पीएससी का काम ही नहीं है, पीएससी का काम है लोगों को, लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रण में रखना। यही सीआरपीएफ का भी यही काम है। वो लोग भी जो है ना, उनको भी और कुछ नहीं, यही काम मेन देते हैं कि भाई आप जो है दंगे ना हो, कोई किसी के साथ मारपीट ना करे, या कभी हमारे एनकाउंटर हो रहे हैं क्रिमिनल के साथ, टेररिस्ट के साथ, वहां पे वेपन के साथ काम करते हैं। बेसिकली वो आर्म्ड पुलिस बल है, हथियार वाला है, उसको कागजी काम नहीं करना है, आप ये समझ लीजिए। कागजी काम की जिम्मेदारी सिविल पुलिस और एलआईयू की है। हुँ। लेकिन सर जैसे यूनिफ़ॉर्म में होते हैं वो लोग, तो आम जनता के लिए जैसे हम लोग हैं, चलो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते और कांवड़ में या मेले-ठेले में उनकी ड्यूटी लगती है, उनको पूछो ऐसा-ऐसा हो गया, क्या करें? उनको पता ही नहीं होता। तो आपको नहीं लगता कि इनको जो एक पुलिस ऑफ़िसर है उसको जैसे दिल्ली में होता है कि हर विंग में भेजा जाता है, हर चीज़ की वो लेने के लिए, उनको भी भेजा जाना चाहिए? और ये सर मैं ये भी बता दूँ जाना भी चाहते हैं, जब पर सभी भेजा नहीं जाना जा रहा चाहते, है, वो सभी भेजा जाना नहीं जा चाहते रहा है। हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सबको देखिए क्या है ना, मोस्ट प्रेफर्ड इज एलआईयू एंड सिविल पुलिस, एंड लीस्ट प्रेफर्ड इज पीएससी। तो वो आर्म पुलिस ब्रांच को हर कोई मिनिमम ही प्रेफरेंस देता है। तो शुरू में जो टेस्ट होता है उसमें भी मेरिट के हिसाब से ऐसे ही जाके, चाहे सब इंस्पेक्टर हो चाहे कांस्टेबल हो, ऐसे ही उनकी रिक्रूटमेंट होती है। अब कुछ कुछ स्टेट पुलिस में तो इंटरचेंजेबल बना रखा है इसको, और कुछ में नहीं बना रखा। इंटरचेंजेबल बनाने के अपने फायदे भी हैं, परंतु कहीं ना कहीं अपने नुकसान भी हैं। तो हमारी यूपी पुलिस की ट्रेडिशन से, यूपी से अलग हुए हम तो हमारी सारी परंपराएं तो यूपी पुलिस वाली है ना, तो वहाँ वो अलग अलग है। और उसके नुकसान तो ये है कि आपने पीएससी को फिक्स नहीं रखा, तो कोई आदमी वहाँ रहना ही नहीं चाहेगा, हर आदमी वहाँ से भागना चाहेगा। हम हर आदमी भागना चाहेगा, तो वहाँ की वो ड्यूटी किससे लेंगे हम, आप समझ गए। तो अभी उन्हें पता हम बदल ही नहीं सकते, तो फिर वो पड़े रहते हैं वहाँ अपना भाग्य समझ के। और जो ही उन्हें पता चलेगा कि हम बदल बदल सकते हैं, तो फिर वो सारे जोर लगाएगा, फिर वो सिफारिश भी लगवाएगा पॉलिटिकल, और रास्ते में कोशिश करेगा कि यहाँ से भाग जाओ। तो पुलिस को ड्यूटी तो लेनी है ना। तो देर आर ओनली टू वेज, या तो फिक्स्ड कर दो या रोस्टर कर दो। रोस्टर करने की भी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो आधी स्टेट पुलिस में ये रोस्टर बने हुए हैं कि आप सब जगह ड्यूटी कर लो, और आधी में शुरू से फिक्स हो जाता है। तो दोनों के अपने अपने प्लस माइनस है, मतलब ये नहीं है कि दोनों फुल प्रूफ सही है। सर आपने ना शुरुआत में बोला था कि जो उत्तराखंड पुलिस है उसको स्मार्ट पुलिस कहा जाता है या टेक सेवी है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें तो उत्तराखंड पुलिस एक स्मार्ट पुलिस मानी जाती थी। लेकिन अभी क्या देखते हैं हम, जैसे जब एग्ज़ाम होता है तो पहले फिजिकल होता है फिर रिटर्न होता है। अब तो फिजिकल में पहले आप चिन अप्स भी मरवा रहे हो जो टफेस्ट माने जाते हैं, और भगा भी रहे हो, दौड़ा भी रहे हो, एवरीथिंग इज़ देयर। उसके बाद जब वो सर्विस में आ जाते हैं, उसके बाद सर इतनी बड़ी-बड़ी तोंदें निकली हैं सबकी, चलते-फिरते डायबिटिक के वो लग रहे हैं, और फिर हमको पता है क्या फ़ील होता है, यार ये हमारी रक्षा, अगर चोर मेरा बैग लेके भाग गया, तो मैं शायद इनसे तेज़ भाग जाऊँगी। तो सर इसमें ऐसा नहीं लगता आपको कि टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप्स या फिटनेस ट्रेनिंग्स या कुछ ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की थी, सीएपीएफ्स में तो है और आर्मी में भी है एनुअल मेडिकल चेकअप, ठीक है ना। और वो फिटनेस, क्योंकि उनका रोल ही बल फोर्स, पुलिस फोर्स को यूज करने का है, कि जहाँ पे बल प्रयोग की जरूरत है वहाँ उनको बुलाया जाता है। अब जो सिविल पुलिस है, मोस्टली काम लिखा पढ़ी के हैं, मोस्टली इन्वेस्टिगेशन के हैं, ऑफिस के जॉब्स हैं, तो 25 तरह के रोल हैं उनके। उनका रोल फिजिकल फिटनेस वाला भी है, बट और भी बहुत सारे रोल हैं। तो इसलिए सर ड्यूटी आवर्स जैसे मैंने बात की 8 घंटे या 12 घंटे हो जाते हैं, इसलिए बेचारे वो अपने हेल्थ पे इतना केयर नहीं कर पाते। तो अगर उन पे हम बहुत स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे ना, फिर बेचारों की प्रमोशन रुक जाएगी, तो वो एक इश्यू हो जाता है। सर प्रमोशन को कंटिन्यू करते हुए जो 2008 में एसआई भर्ती हुए थे, उनके मतलब पुलिस में मैंने ऐसा देखा है कि सब इंस्पेक्टर्स जो भर्ती होते हैं 25-25 साल तक उनके प्रमोशन नहीं है। जबकि जो सेंट्रल फोर्सेस में होते हैं, जैसे आपका सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया या बीएसएफ हो गया, उसमें जो एसआई हैं वो शायद 5 साल में गैजेटेड पोस्ट में चले जाते हैं।
और यहाँ पे भी और तो जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्टेट एसआई के साथ ये भेदभाव क्यों है? उनका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ये तो गलत है स्टेटमेंट कि एसआई सीएपीएफ में 5 साल में गस्टेड हो जाता ना। 5 साल में इंस्पेक्टर हो जाता होगा, गस्टेड नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर फॉर दैट मैटर, लेकिन एसआई इंस्पेक्टर क्यों नहीं हो पा रहा है 25-25 साल तक? 25 तो नहीं है मेरे विचार से। वो देखिए भर्तियों पे डिपेंड करता है। हमारा स्टेट नया था तो एक साथ नई भर्ती करनी पड़ी बहुत ज़्यादा। तो जो 2001-2 का बैच इंस्पेक्टर बन गया और सारा यंग बैच है, अब रिटायर नहीं हो रहा। पहले इंस्पेक्टर यूपी में बनते थे 50 साल की एज में, यहाँ बन गए 35 साल की एज में। ठीक है, तो फिर उनको रिटायर होने में तो 25 साल लगेगा ना, उनके रिटायरमेंट पे जगह खाली होगी। यद्यपि मैंने इंस्पेक्टर की पोस्ट बढ़वाई थी सिविल पुलिस की, अभी फिर बढ़ी है, तो हमने प्रपोजल भेजा हुआ था 58 पोस्ट बढ़ाने का। तो उससे फर्क पड़ना चाहिए, प्रमोशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। सर लेकिन हुई नहीं है अभी तक, हाँ सब इंस्पेक्टर्स परेशान है। हाँ, नहीं हो सकता है, जरूर होगा। और सर कुछ लोग तो जैसे भर्ती हुए हैं वैसे ही रिटायर हुए हैं। नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम थी कांस्टेबल के साथ जी सबसे जी ज्यादा। जी। उसको हमने खत्म कर दिया, उत्तराखंड में वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एसआई की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने ये किया था कि उसके जो है ना इंस्पेक्टर के भी और सीओ के भी, दोनों के वो बढ़ाए थे पोस्ट। तो जब दोनों के पोस्ट बढ़ेंगे तो उतने प्रमोशन का स्कोप बढ़ेगा। ऑलराइट। और जो यहाँ पे स्टेगनेंसी का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब यूपी पुलिस थी तो हम सिर्फ 11,000 आदमी थे 2000 में, आज हम 28,000 हैं। तो वो जो भर्तियां है ना मोस्टली 2001-2 के बाद शुरू हुई हैं। तो एक साथ आ गए, अभी उनको रिटायर में अभी उन्हें 24 साल, अभी रिटायर होने में उनके और 10-15 साल लगेगा। जब ये रिटायरमेंट पे आएगा तो फिर खट 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 प्रमोशन आ जाएंगे। तो वो पहला जो बैच है, क्योंकि उनको जल्दी प्रमोशन मिल रहा है, तो उसके पीछे वाले इसलिए सफरर हैं 8 वाले, क्योंकि वो सारे बैठ गए, वो सारे यंग हैं। तो वो या तो उनको गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले सकती है कि भाई एक मुश्त एक एसी पे तो मिल रही होगी उनको, एश्योर्ड करियर प्रोग्राम, प्रमोशन के लिए ले सकते हैं कि भाई, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वो है सिचुएशन कि कम से कम 20 साल में ही सही एक कंपलसरी इतने में मिलेगा, ऐसा कुछ पॉसिबल है। हाँ, अदरवाइज जो रेगुलर तरीका उसमें तो यही था कि हमने पोस्ट नहीं क्रिएट करवाई, काफ़ी करवाई है। मेरे ख्याल से आप चेक कर लीजिएगा, सिविल पुलिस के इंस्पेक्टर की पोस्ट डबल हो चुकी है पहले से। और स्टैग्नेंसी सिर्फ सिविल पुलिस में है, पीएससी में नहीं है और आर्म पुलिस में भी नहीं, सिविल पुलिस में है सिर्फ। सर यूपीएससी के आप मेंटोर रह चुके हैं, रहे हैं अभी भी, और आपका प्लान भी है कि आप यूपीएससी के लिए जो मेधावी, गाइड करेंगे लोगों को। यस, और जो मेधावी छात्र हैं लेकिन आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए फ्री एजुकेशन भी देंगे या फ्री ट्रेनिंग या कोचिंग देंगे। तो जब हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो हर जगह जैसे धांधली की बात होती है, पेपर लीक की बात होती है, तो उसमें यूपीएससी को हम बहुत उस नज़र से देखते हैं जहाँ ट्रांसपेरेंसी है। और आर्मी को भी हम ऐसे ही देखते हैं जो आर्मी में एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ केसेस ऐसे आए जिसमें हमारा जो शक है वो यूपीएससी पे भी गया। जब यूपीएससी सीएससी की मैं बात कर रही हूँ बेसिकली, एक देयर इज दिस गर्ल पूर्वा चौधरी नाम है उसका, यूपीएससी 2024 क्लियर किया उसने विद रैंक 533, लेकिन उसी के आगे लिखा हुआ है ओबीसी। और जब उसकी छोटी बहन ने उसकी एक वीडियो डाली इंस्टाग्राम पे जो काफ़ी एक्टिव है, तो उस वीडियो से पता चला कि ओबीसी से उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, लेकिन जो उनकी इतनी हाई मेंटेनेंस वाली लाइफस्टाइल थी और जो उनका एक हैंड बैग ही था, क्योंकि अगर आप ओबीसी में आते हो तो इसका मतलब आपकी जो पेरेंट्स की एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। बट जो उन्होंने बैग ले रखा था वो कोई फ्रेंच लग्जरी ब्रांड का था जो 3.5 लाख की कीमत थी जिसकी। तो जब पता किया तो उनके जो फादर हैं वो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी रिजर्वेशन ले सकती है क्योंकि मेरा 40 के बाद प्रमोशन हुआ है, जिससे मुझे नहीं लगता इस बात का कोई सेंस है। और एक एडीएम की नौकरी पे इतनी तनख्वाह पे आप इतने खर्चे कैसे मेंटेन कर रहे हो, वो किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो सर ये क्या है? जैसे पूजा खेडकर की भी हम बात करें, 800 समथिंग रैंक में 841 रैंक पे आप आईएएस ऑफिसर बन गई हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड आपने अपना कोटा लिया, जबकि आप बिल्कुल ठीक हैं। और उसके बाद 841 में आप आईएएस बन रहे हैं, जिसमें जनरल बच्चा तो कभी सोच भी नहीं सकता। तो उसके बाद आप अपनी ऑडी में रेड बत्ती लगाने की बात कर रही हैं, उसी में तो पकड़ी गई ना सर वो, नहीं तो वो तो पकड़ी भी ना जाती, उसके तो राम के राज हो ही रखे थे। तो सर ये क्या हो रहा है? आयोग मतलब यूपीएससी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? नहीं एक्शन हुआ है, पूजा खेड़ीकर पर एक्शन हुआ है। मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। पहला है एग्जाम की इंटीग्रिटी।
आपने कहा ना भी एग्जाम तो ट्रांसपेरेंट है, उससे तो उसकी इंटीग्रिटी कहीं डाउट में नहीं है। एग्जाम आज भी पूरा ईमानदारी से हो रहा है, बिना किसी लीकेज के हो रहा है, और मार्किंग सब कुछ बिल्कुल सही है। अब दूसरा सवाल है मिसयूज ऑफ रिजर्वेशन। मिसयूज ऑफ रिजर्वेशन में जो सबसे ज़्यादा मिसयूज है वो तो उसका ही है, हैंडीकैप्ड वाले का उसका है, जो पीपल विद पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उसका मिसयूज हो रहा है, उसमें लोग कैसे सर्टिफिकेट मैनेज कर रहे हैं। और दूसरा ये जो ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी है, ओबीसी में क्रीमी लेयर बाहर होनी चाहिए, और ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब जो ये लोग गलत इनकम टैक्स इनकम प्रस्तुत कर दे रहे हैं। अब इसको चेक करने का तरीका आसान नहीं है। या तो यूपीएससी पे तो इतना वो है नहीं कि हर एक की इतनी बड़ी स्क्रूटिनी करे हैं, तो या तो वो इसके लिए एक पूरी इंटेलिजेंस विंग लगा सकती है, या जो है इनकम टैक्स को सौंप सकती है काम को। पर वो इनकम टैक्स के तो कागजी रिटर्न वो देते ही होंगे, तो वहाँ पे रियल इनकम नहीं दिखाते ऐसे लोग। तो ये है प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से यूपीएससी की इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है, बट लोग बाग ये जो रिजर्वेशन का मिसयूज कर रहे हैं, इन तीनों का, तीन कैटेगरी में ही सबसे ज़्यादा आ रहा है कि ओबीसी की जो क्रीमी लेयर वाले हैं वो भी आ जाते हैं, बने रहते हैं ओबीसी, जबकि उनको बाहर हो जाना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनकम है 20 लाख रुपए साल, वो दिखाते हैं 4 लाख, तो वो है। और तीसरा ये वाले पर्सन विद डिसेबिलिटी है नहीं और सर्टिफिकेट बना के घूम रहे हैं। तो इनको थोड़ा क्लोज स्क्रूटनी की ज़रूरत तो है, ये तो मैं करेक्ट, पक्का यस। मानता हूँ कि इनकी यूपीएससी को क्लोज स्क्रूटनी करानी चाहिए, एक एक दो दो राउंड कराने चाहिए अलग अलग एजेंसियों से। जी। जैसे अभिषेक सिंह ही थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। वो अपने आप को ऐसे दिखाया था उन्होंने कि वो चल भी नहीं सकते उनके सर्टिफिकेट के हिसाब से, जबकि जब सनी लियोनी के साथ उनका गाना आया तो खूब थिरक रहे हैं। तो सवाल तो यूपीएससी पे ही उठाया जाता है सर। ठीक बात है, तो उनको ये मेरे ख्याल से रिजर्वेशन के मामले में डबली एश्योर हो जाना चाहिए, डबल चेक लगाना चाहिए। यस। सर, जो हमारे प्यारे उत्तराखंड में आजकल हो रहा है कि पूरा उत्तराखंड रो रहा है, और जब अभी जो हाल फिलहाल में धराली में इतना आपदा आई है और हर साल ही आ रही है कहीं ना कहीं, जब हम फंड्स एलोकेशन की बात करते हैं तो एक आंकड़े में देख रही थी, उसमें जो 6 मॉनसून अफेक्टेड स्टेट्स थे उसमें उत्तराखंड भी एक था। तो 1066 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ था, जिसमें से 455 करोड़ उत्तराखंड के हिस्से आए थे, विच इज़ नियरली अबाउट 42% ऑफ द टोटल पैकेज। फिर 2022-23 का जो फिस्कल ईयर था उसमें भी बहुत अच्छा खासा मिला था हमको, 400 कुछ करोड़ के लगभग, 984 टोटल था उसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिला के। तो सर, जब इतना बजट हमको मिल रहा है, हर जगह से ज़्यादा ही मिल रहा है, तो वो एक तो धरातल पे नहीं दिख रहा। तो क्या हम ये मान लें कि पदाधिकारी, ठेकेदारी और अधिकारी की ऐसी मिलीभगत हो गई है कि हमारा पूरा उत्तराखंड एक भ्रष्टाचार की दलदल में जा धंसा है? नहीं, मैं इसको उस दृष्टि से नहीं देखता हूँ। देखिए, वो तो जहाँ आपदा आएगी तो फंड्स भी आएंगे। एनडीएमए इसी काम के लिए बनी हुई है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो वो इसी पर्पज से बनी है। तो अगर आपदा आएगी तो फंड्स नेचुरली आएंगे। तो उत्तराखंड में आपदा ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा फंड्स आएंगे। तो मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। बड़ी चर्चा इस बात पे कर सकते हैं कि भाई आपदा आती क्यों है, ठीक है ना। आपदा आती इसलिए है कि बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फिर आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, ट्रेडिशनल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर्स भी हैं। ज्योग्राफिकल और एनवायरमेंटल आप भी परिचित हैं। जो हिमालय जो है ना लेटेस्ट पहाड़ में से है ना। पहले तो बताते हैं कभी वो होता था ना, ओशियन होता था, समुद्र होता था। तो ये जो इवॉल्विंग पहाड़ है, अभी भी कच्चे पहाड़ है, मतलब आपने जोशीमठ में खुद देखा, खुद ही लैंडस्लाइड पे बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ लैंडस्लाइड प्रोन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आते हैं। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है ये जो क्लाउड बर्स्ट का, जो पिछले 10 एक सालों में ज़्यादा देखा जा रहा है देखा जा रहा है। कि अचानक बहुत हैवी डेंसिटी का पानी आता है। अब क्या इसके पीछे डैम्स कारण है कि नहीं है, उसके एनवायरमेंटल स्टडी की ज़रूरत है, ठीक है ना। क्योंकि ये एक एनवायरमेंटल और ज्योग्राफिकल मुद्दा है कि हम लोगों के यहाँ नेचुरल डिजास्टर ज़्यादा आ रही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। अब आई दूसरी बात, मैं जो कहता हूँ ना, चाहे धराली हो, चाहे केदारनाथ जी हो, चाहे हमारी रैनी तपोवन हो, उसमें तो मैं मौके पे था ही वहीं पे, तो इन सब में आपदा तो नेचुरल ही थी, ठीक है ना। किंतु आपदा का इम्पैक्ट जो है वो उसको कह सकते हैं कि मैन मेड डिजास्टर जो बोलते हैं, कि मैन मेड की वजह से वो इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया। यस।
अगर रामबाड़ा में उस तरह से हजारों लोग नहीं होते या उस पूरी की पूरी वैली में नहीं बसे होते तो 5,000 लोग थोड़े मरते। हो सकता है वो बहुत कम रहता है आंकड़ा। तो वो वाली बात है। तो उसके लिए मैं सोचता हूँ कि हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हैं। अब 4 धाम यात्रा है, लाखों लोग आ रहा है, हर साल 50 लाख से ज़्यादा लोग आ रहा है इसमें, ठीक है। तो वही रोजी रोटी है कितनी सारी उत्तराखंड की जनता की। अब वो सड़क किनारे अगर नहीं होंगे तो कौन जाने वाला उनके पास। भी तीर्थ यात्री जो है वो तो सड़क पे रुकेगा, इतना टाइम नहीं है कि वो अंदर डीप 1-2 किलोमीटर जाके आपके यहाँ चाय पी के आए। तो ये सारी यात्रा और इसकी इकोनॉमी पूरी सड़क किनारे बसी हुई है। सड़क किनारा मीन नदी किनारा भी हो गया, तो आपदा प्रवण तो हो गया वो। वही धराली में हुआ कि भाई हरसिल इतनी सुंदर जगह है, धराली सुंदर जगह है, बगल में नदी है, तो लोग बागों ने दुनिया भर के होटल बना लिए, होम स्टे बना लिए दुनिया भर के। तो एकदम से तड़ 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 30 सेकंड में देखो कितने सारे होटल ढह गए। आपको नहीं लगता कि विकास के नाम पे विनाश हो रहा है? विकास के नाम पे विनाश तो हो रहा है, पर जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और उसको रोकना आसान नहीं हो रहा है। पर रोकना आसान नहीं है। लोग नदी के किनारे, सड़क के किनारे फिर भी बसेंगे, बस रहे हैं, उसको रोकना आसान नहीं है। मतलब खाली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना बहुत गलत है। हर आदमी जिम्मेदार है। आप क्यों बना रहे हो? सरकार ने कहा आपको बनाने को। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था उत्तरा केदारनाथ जी की आपदा के बाद कि 50 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होगा, था ना, 50 और 100 मीटर, फिर भी हो रहा है। तो आपको भी तो पता होना चाहिए आप क्यों बना रहे हो। आपको भी तो पता होना चाहिए नदी का रास्ता, किसी दिन नदी नाराज होगी तो बस फिर खत्म, सब गायब हो जाएगा। बन रहे हैं, आप देख लो, और मल्टी स्टोरी बन रहे हैं एकदम नदी के यहाँ, सब जगह बन रहे हैं। तो वो जो चीज़ है ना, वो खाली हम सरकार को कोसे वो गलत है। सभी सभी बराबर के जिम्मेदार हैं। और सर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के नाम पे पहाड़ों में सुरंगें हो रही हैं, वो तो देखिए एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है। हाइड्रो प्रोजेक्ट से बहुत फायदे भी हैं कहीं ना कहीं, बट कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कितना आ रहा है वो बड़ा टॉपिक है। और मैं भी कहूँगा कि सोलर पावर सबसे ज़्यादा वो है। आजकल सोलर का टाइम भी आ गया, हर तो अब तो हर घर में लग रही है। तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि हम पूरे सूर्य देवता के सहारे चले, कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी और चीज़ की। एक दिन ऐसा आ सकता है, बट उससे पहले ज़रूरत थी जब कोल भी, सोचो कोल से खराब क्या एनवायरनमेंट होगा। मतलब कितने सारे थर्मल पावर प्लांट बन रहे थे, सब कोयले से चल रहे थे और पूरा धुआं दिख रहा है, पूरा आसमान काला हो रहा है पूरे देश में, पूरे यूरोप में चलता है वो, बॉयलर चलते हैं। तो वो एनर्जी भी यूज कर रही थी दुनिया। फिर हाइड्रो पावर एनर्जी यूज किया, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी सबसे आसान है, क्योंकि विंड ने तो आना ही है ना, हवा ने, और सूरज देवता ने हमें रहना ही है। तो इस एनर्जी को ज्यादा यूज करेंगे तो नेचुरल हो सकता है एकदम। इनसे जी छुटकारा मिल जाए हमें। जी, सर्टेनली कुछ ना कुछ तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट तो होगा ही एनवायरनमेंट पे। करेक्ट। सर जो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बनाए गए हैं और पहले ही जो कमिटीज़ बैठती हैं वो पहले ही सचेत कर देती हैं कि भाई इस एरिया में ऐसा नहीं करूं, और उसके बाद भी जब डेवलपमेंट के नाम पे ये सब होता है तो आपको लगता है कि सच में सरकार सोचती है? मैं कह तो रहा हूँ ना, सोचते तो सभी लोग हैं किंतु पालन कोई नहीं करता, मैं ये बोल रहा हूँ। और खाली सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि सभी बराबर के जिम्मेदार हैं। मतलब जो लोग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो भी तो लोग हैं, उन्हें भी तो पता है। उन्होंने नहीं एनवायरनमेंट पढ़ा हुआ, या उन्होंने उनको रूल कानून नहीं पता है क्या? तो आपको नहीं लगता सर कि हमने टूरिज्म और इकोनॉमी के चलते उत्तराखंड की ऐसी तैसी फेर दी ये है? मैं इससे एग्री कर रहा हूँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है, आप दैनिक जागरण में देखिएगा, एडिटोरियल है पूरे देश में, आत्मचिंतन की मांग करता उत्तराखंड। कि हम बस होड़ में लगे कि केदारनाथ जी में पहले 5 लाख आते थे, 20 लाख आने चाहिए। अरे यार, कैपेसिटी तो हो वहाँ की। बिल्कुल। 20 लाख की कैपेसिटी होगी तभी तो 20 लाख जाएंगे। अब हमें क्योंकि नंबर बढ़ा के दिखाने हैं, ये करना क्यों करना है? जितनी पहले क्षमता जितनी उतना ही होगा तभी अच्छा रहेगा। तो ये जो होड़ लग गई है ना कि कांवड़ मेला में 1 करोड़ नहीं आए, 2 करोड़ 4 करोड़ आए, तो इस होड़ में क्यों पड़ना है? ये भी तो देखो कि उस हाँ, जगह की है भी क्षमता। इतनी क्षमता। तो मेरे ख्याल से 4 धाम यात्रा हो, मसूरी हो, नैनीताल हो, ये सब क्षमता से ज़्यादा ओवरलोडेड है। जोशीमठ हो, तो हमें उस होड़ से बाहर निकलना चाहिए कि हम नंबर्स को रेस्ट्रिक्ट करें, बल्कि रेस्ट्रिक्ट करें। वो डिसीजन बड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, आसान नहीं है। हम गवर्नमेंट के डिस्कशन में रहते थे, हम कहते थे कि नंबर रेस्ट्रिक्ट करो, बट गवर्नमेंट पे पब्लिक का प्रेशर रहता है।
दुकानदारों का प्रेशर रहता है, हाय हमारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा। 2000 के कमरे का 10,000 चार्ज कर रहे होते हैं केदारनाथ में, फिर भी वो जो है ना आंदोलन कर रहे होते हैं कि हमारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा। भाई तुम्हारा व्यवसाय 2000 में करो ना, 2000 का 10,000 में क्यों कर रहे हो? तो आप जिम्मेदार नहीं हो। तो ये सारे इश्यूज हैं कि हमारी जब क्षमता से ज़्यादा आदमी जाएंगे तो 2000 का 10,000 देगा वो। आधे लोग क्योंकि उनको नहीं मिल रहा कमरा, तो ये जो एक्स्ट्रा जो ले जा रहे हैं हम गलत है। नंबर रेस्ट्रिक्ट होने चाहिए, कैपेसिटी के अनुरूप होने चाहिए, तो उससे ज़रूर चीज़ें सुधरेंगी। दुर्भाग्य ऐसा है कि एक मेरा व्लॉगर फ्रेंड है, उसने केदारनाथ जाके वीडियोस भी बनाई, उसको फ़ोन किए गए कार्यालय से कि वीडियो हटाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर अधिकारी कुछ करना भी चाहता है या आम जनता कुछ आवाज़ भी उठाना चाहती है, तो ये लोग दबा देते हैं, कोई है नहीं उसके आगे। और इंसान ने कहीं न कहीं किसी न किसी ने सब कुछ न कुछ गलत ज़रूर किया है कि वो ऊपर खुल के नहीं आ पाता। देखिए सारी चीज़ें अगर एज पर मेरिट और एज पर रूल होने लगे तो सर्टेनली चीज़ें सुधरेंगी। पर सारे के सारे पार्टियां, मतलब नॉट जस्ट गवर्नमेंट, क्या है कि क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है और हर आदमी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पब्लिक हो, व्यापारी हो, सब लोग अगर अपने अपनी ड्यूटी को सही से समझें तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। टू सम इट अप, अगर बियॉन्ड पुलिसिंग आपकी एक विश हो उत्तराखंड के फ्यूचर को लेके, तो वो क्या होगी? देहरादून में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाए, जिससे कि जो ये जितना सुंदर शहर होता था हर एंगल से, एनवायरनमेंट, ट्रैफिक, उतना रह सके। क्योंकि मैं यहीं का वासी हूँ, अभी यहीं घर है, तो मुझे पता है आसान नहीं है। क्योंकि एक जो रिंग रोड बननी थी, मसूरी के जो बाईपास बनने हैं चारों तरफ से, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और एक जो नई जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं सबको देहरादून के बाहर करो, कहीं ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं मतलब। तो उससे जो है ना यहाँ का जो भीड़ बढ़ती जा रही है एक लिमिटेड शहर पे, तो बहुत दबाव। हाँ अच्छा लगेगा बहुत, मतलब अगर ये हो सके तो। मेरी तो ये विश होगी। Thank you. Thank you so much. On that note, we wrap up this insightful conversation with Ashok Kumar sir. आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा और उनकी लिखी हुई 2 किताबें हैं, खाकी में इंसान और साइबर एनकाउंटर्स, वो भी ज़रूर पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। एक और है इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंटरनल इंडिया। सिक्योरिटी पे भी वो सर की टेररिज्म किताबें। क्यों है, कैसे है, उसके रूट कॉजेज क्या है, कश्मीर के क्या है, नक्सलिज्म क्या है, इस जी, सब की बहुत डिटेल देती है। यूपीएससी के लिए बनी, बट आम आदमी के लिए भी बहुत यूजफुल है। जी। आप ये इंटरनल सिक्योरिटी पे जो सर की किताब है वो भी ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, ये मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ। एंड सर आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इतना प्रेशियस समय से आपने हमें समय निकाल के दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, हृदय की गहराइयों से थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू।